आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो गैर बराबरी जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक हम लोग, हमारी राजनीति भी कामयाब नहीं हो सकती। अगर 33 लाख रुपए खर्चा चुनाव आयोग सरकारी तय कर रहा है कि खर्च कर सकते हैं, तो यानी कि इतना लगभग खर्च होता होगा। ब्राह्मणवाद की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो हजारों साल से चलती आ रही है उसमें बराबर नहीं होगी, इसलिए हमारी राजनीति कामयाब नहीं होगी। दुनिया का सबसे कीमती समय जो आप यहां दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद समय समय पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को नमन करते हुए समय की पाबंदी है थोड़ी सी। मुझे 3 बजे हर रात में यहां से छोड़ना है क्योंकि मुझे रांची पहुंचना है। प्रोग्राम 11 बजे का तय हुआ था, 11 से 12 हो गए, 12 से 1 बज गए, 1 से 1:45 के तब जाके हम लोग वहां से निकले। अगर आप लोगों ने पहले तैयार कर लिया तो शायद 1-2 घंटे आपसे बात करने के लिए मिल जाते। तो मैनेजमेंट में तो हम लोग बहुत पीछे हैं। आशा उम्मीद है कि भविष्य में इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए मैं आप ही के ऊपर छोड़ देता हूं कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। सामाजिक को सुनना चाहते हैं, राजनीतिक विषय पे कुछ सुनना चाहते हैं, धार्मिक विषय पे कुछ सुनना जो आपको अच्छा लगे, जिसको सुनने का जानने का आपको मन हो, मेरा मन। क्योंकि 5-10 मिनट में मैं ना तो आपको कुछ बहुत समझा पाऊंगा ना ही आपको तैयार हो पाएंगे। हाँ, मेरे मन में दृढ़ संकल्प जरूर है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो काफी बड़े हद तक तो तैयार है, तभी वो यहाँ आए। कोई एक विषय चयन कर लीजिए जिसमें आप मुझे सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। तो तीसरा आप क्या कह रहे हैं? राजनीतिक डेवलपमेंट कैसे करें? ठीक, चलो ठीक है, धन्यवाद। तो तीनों विषय में ही थोड़ी देर में मैं अपनी बात रख देता हूँ। यही अच्छा कि आपके मन में जो है वो जानने को मिले। मैं इतना बड़ा भाषण दूं, उसका आपसे कोई कंटेंट, उस कंटेंट से आपका कोई ताल्लुक ही ना हो तो कोई फायदा नहीं। वैसे ये सब 11 बजे आते तो शायद ठीक रहता है। धन्यवाद। 3 अच्छे सवाल है मेरे सामने, मैं तीनों पे अपनी बात रखूंगा। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कुछ चर्चा के लिए। और मेरे सामने जो क्लास बैठी है वो पढ़ी लिखी क्लास है, बुद्धिजीवी लोग हैं। जो इधर बैठे हुए हैं वो पीछे वो नौजवान हैं जिनके मन में, दिलों में कुछ करने की चाहत है। मेरा एक मानना है, अनुभव और जोश जब इकट्ठा होता है तो क्रांति होती है। आज तक का इतिहास है कि सच्ची तमन्ना से किए गए काम कभी अधूरे नहीं रहे। किसी भी काम को करने के लिए सच्ची तमन्ना की जरूरत होती है। जैसे पहला सवाल यह है कि आज का जो परिवेश है वो बड़ा खतरनाक है, इसमें हम लोग कैसे आगे बढ़े। तो ये भी जानना जरूरी है कि इस परिवेश के जिम्मेदार कौन है। किसी भी तथ्य के पहलू के सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक उसका प्लस, एक उसका माइनस। मैं दोनों को दोनों तरफ से देखता हूं, एक को एक तरफ से, दूसरे को दूसरी तरफ से। पहला प्लस ये जो हमारे खिलाफ है कि भाई हालात खराब है, आरक्षण पे खतरा है, संविधान पे खतरा है, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक गैर बराबरी बढ़ गई है, अन्याय, अत्याचार, एट्रोसिटी बढ़ रही है, जो सरकारी नौकरियां हैं, तमाम तरह के सरकार सिस्टम को बेच के खत्म किया जा रहा है। और ये नौजवानों से लेके तमाम सब लोगों के मन में सवाल है बड़ा। फिर माता बहनों पर एट्रोसिटी घटनाएं बढ़ रही है। बुरा ये है कि अगर किसी प्रदेश और देश में हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, सरकार क्या करेगी। तो मुझे कहने में, क्योंकि मुझे सच कहने में कोई परहेज नहीं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि यहाँ के मुख्यमंत्री सो रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जाग रहे होते, और माननीय अध्यक्ष भी कह रहे थे अपनी स्पीच में कि वो बहुजन समाज से है, तो जात से भी बहुजन समाज से नहीं होता। ऐसे तो 131 शेड्यूल ट्राइब के एमपी बैठे हैं सदन में, लेकिन क्या उनकी हैसियत है कि वो सच को सच कह दें। वो तो हाथर जैसे मामले में भी अपनी बेटी के पक्ष में नहीं बोल सकते। जो समाज, जो नेता अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है
का क्या होगा, ये बड़े सोचने का विषय और हम सोचने के लिए यहां। तो जैसे आपको इस बात का डर है कि भविष्य क्या होगा, आपको इस बात के लिए खुशी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों में चिंतन का माहौल बन रहा है। ये चिंतन का माहौल हमें एकजुट करेगा और जब हम लोग एकजुट होंगे, जैसे अभी मैं जैवलिन कहूंगा तो 30% लोग जैवलिन बोलेंगे, 70% लोग चुप रहेंगे, 70% बोलेंगे, 30% चुप रहेंगे। लेकिन कहते ना परिवर्तन प्रकृति का नियम है, विरोधियों ने ऐसे हालात बना दिए कि हम सब लोग बोलेंगे। आज जो हालात बने हैं कि हत्या होने में भी अपराध दर्ज नहीं हुई है, रेप होने में भी अपराध दर्ज नहीं हुई, जमीन छीनने में सामूहिक एट्रोसिटी में भी अपराध दर्ज हो जाती है, जिसमें किसी सरकार का रोल नहीं है, रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि राइट्स है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो मैं समझता हूं इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे भी बुरे समय देख के हम लोग आए हैं। याद कीजिए कि भारतीय संविधान के लागू होने से पहले हम पे ये भी अधिकार नहीं, आज तो हम पे साधन संसाधन और भारतीय संविधान के कारण बहुत तरह के अधिकार। लाइट तो बहुजनों की जिंदगी से भी चली गई, ये लाइट तो आज आ रही, असली लाइट तो हमारी जिंदगी से चली गई, इसकी बैटरी गई। ऐसे ही हमारे तथागत नेताओं की बैटरी खत्म होगी, अब वो उसको चार्ज कर रहे हैं विरोधियों के जरिए। तो बताए जिस बैटरी को विरोधी चार्ज करेंगे वो आपके काम कहां आएंगे, बताए। हमारे नेताओं ने, मैं उनको दोष क्यों दूं, देखो चरित्र आदमी को बलवान बनाता, उसका कार्य उसको ताकतवर बनाता, उसका कार्य उसको तय करता है कि आगे बढ़ेगा पीछे हटेगा। मैं प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं कि अगर आरक्षण व्यवस्था ना होती तो मेरे पिताजी अध्यापक न बनते, और अगर वो अध्यापक न बनते तो शायद मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, साधन नहीं मिलते, और मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता, और मैं वकील नहीं बनता, तो शायद भारतीय कानून व्यवस्था को नहीं समझ पाता, भारतीय राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को नहीं समझ पाता, और अगर नहीं समझ पाता तो शायद इसमें आज लड़ता रहा। सोचे अगर मैं ना समझा होता तो फिर मैं अधिकार के लड़ाई में जेल में जाता, मैं भी आपकी तरह घर में रह लेता। भाई अन्याय को देखकर चुप्पी नाम लेना भी तो कला है। अच्छी बात ये बुरी कला ये है कि हमसे याद नहीं, जिस दिन हम पे कला आ जाएगी उस दिन हम नेता हो जाएंगे, जिस दिन नेता हो जाएंगे फिर आप हमको भला नहीं कर सकते हैं, फिर तो अपने बड़े याद कोई तो उसको ठीक करा, कमाल हो गया। कितनी बार चुप हो जाऊंगा इस बात में। पहला सवाल जो आपके मन में है, मैं समझता हूं उससे घबराने की जरूरत नहीं, एक अच्छे प्रयास की जरूरत है। अगर कोई टीम हारती है तो उसको हतोत्साहित नहीं होना, उनको अपने मनोबल को मजबूत करना है, क्योंकि हमें लड़ाई जीतनी है। और फिर आपके साथ बाबा साहब अम्बेडकर भी तो है, क्या आप भूल गए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी, हम निराश क्यों? भाई हमारे कुछ लोगों ने काम करना छोड़ा, लेकिन बहुसंख्यक रूप से तो नौजवान लोग तैयार हुए लड़ाई लड़ने के लिए। अब मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं इनको दिशा दूं, जिस दिशा के जरिए हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक व्यवस्था पे कि राजनीतिक रूप से आगे कैसे बढ़े। देखिए इस देश में आज दो तरह की विचारधारा आगे बढ़ रही है, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा, ज्योतिबा फूले जी की विचारधारा, साहू जी महाराज जी की विचारधारा, महामना रामसूर वर्मा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार रामनायकर स्वामी, महापुरुषों की विचारधारा, संत गाडगे जी महाराज। एक विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधारा। बुरा यह है कि हम ये सोच बैठे हैं कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चल के हमारा मूवमेंट आगे बढ़ सकता है। ये सवाल कंफ्यूजन हमारे दिल में तैयार हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा पे भी चल के ये मूवमेंट आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद, आपने मुझे बैठने का अधिकार दिया। पहले बाबा साहब जगह गए थे, झारखंड वासियों ने दिया, झारखंड वासियों का दिल से धन्यवाद। देखिए मैं वहां से इसलिए नहीं आया कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, वहां फोन से दिक्कत हो रही है, मुझे साउंड की दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं यहाँ चला। तो दूसरी बात जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे, राजनीतिक रूप से आगे कैसे बढ़े। देखिए मैं आपको पुराने पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। एक स्टेटमेंट में बाबा साहब अम्बेडकर का कोट कर रहा हूं, यहां से इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि एक एक चीज आपकी समझ में आए। जिस दिन 26 दिसंबर जनवरी
संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन कोट की थी, अगर कुछ लोगों ने पढ़ी तो शायद याद नहीं। उन्होंने अपने साथियों के साथ एक कोट की और उन्होंने कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं, आज हम नौजवान गौर करें, आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। एक आदमी एक वोट एक वैल्यू, इससे हम राजनीति में तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मणवाद की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो हजारों साल से चलती आ रही है उसमें बराबर नहीं होगी, इसलिए हमारी राजनीति कामयाब नहीं होगी। अतः हम सब लोगों को मिलकर इस सामाजिक और आर्थिक गैरबराबरी को जितना जल्दी हो सके उसका हल करना चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वन वोट वन वैल्यू, इससे हम राजनीति में तो बराबर हो जाएगा, लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी जो ब्राह्मणवाद का सोशल ऑर्डर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो गैर बराबरी जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक हम लोग हमारी राजनीति भी कामयाब नहीं हो सकती। वो कैसी सोशल ऑर्डर है जिसमें जातिवाद है, जिसमें अन्याय अत्याचार जुड़ जाती है। आप गौर कीजिए राजनीति कैसे कामयाब हो जाएगी जब भारतीय चुनाव आयोग की सीमा तय कर रहा है कि 33 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं विधानसभा के चुनाव में। आप अपने मन में सोचे क्या गरीब का बेटा चुनाव लड़ सकता है? जितने नौजवान यहां बैठे अपने मन में सवाल खड़ा करें, अगर 33 लाख रुपए खर्चा चुनाव आयोग सरकारी तय कर रहा है कि खर्च कर सकते हैं, तो यानी कि इतना लगभग खर्च होता होगा। अगर इतने पैसे बहुजन समाज का जो बड़ा समाज है 85% बहुजन, उनके कितने लोगों में, तो इसलिए हमारे रैबर हमारे राज मान्यवर साहब श्री काशीराम कहते थे कि भाई ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र तो ये कहता वन वोट वन वैल्यू, यानी कि गरीब का बेटा भी वो विधायक एमपी बन सकता है, समाज को तैयार कर, इसके लिए संगठन की जरूरत। अगर आज के इस फैसले को हम देखते हैं तो हम सामाजिक रूप से टूटे हुए हैं, हम सामाजिक रूप से जुड़े हुए नहीं, एक नहीं। इसके लिए कहा गया कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं। अगर हमें अपनी राजनीति कामयाब करनी है तो हमें अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी है, यानी कि अपने सामाजिक संगठन को मजबूत करनी है। जिस दिन हम लोग सामाजिक संगठन को मजबूत कर लेंगे, एक हो जाएंगे, तो मैं लिख के देता हूं कि जिस दिन वोटों वाला समाज एकजुट हो जाएगा उस दिन नोट वाला हार जाएगा और वोटों वाला जीतेगा। इसके लिए करना क्या है? तो करना यह है कि चार चीजें बहुत जरूरी है। जो नौजवान भीम आर्मी में किसी मकसद से जुड़े वो इस बात पे गौर करें, जो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को काशीनाथ साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता है। पहली है ईमानदारी। अगर आप अपने आंदोलन के प्रति ईमानदार नहीं है तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, मेरा ऐसा मानना। दूसरा संघर्ष। अगर आप में संघर्ष करने की भावना नहीं है, पिछले महापुरुष तो हमारे कह के गए हैं कि संघर्ष का आदमी को अपने जीवन में आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जीवन हमेशा संघर्ष से भरा हुआ है। जिसके पास बहुत कुछ है वो भी संघर्ष कर रहा है बचाने के लिए, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी संघर्ष कर रहा है तैयार करने के लिए। ईमानदारी के साथ क्या चाहिए? संघर्ष। तीसरा, अगर संकल्प नहीं होगा तो कोई भी मंजिल की तरफ आपके कार्य करने की क्षमता वो आधी से भी कमी रहेगी जब तक आपके अंदर संकल्प नहीं होगा। जैसे कुछ लोगों ने तय किया कि भाई जैसे दशरथ मांझी अगर आपने पढ़ा, उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया, क्या काम था? ये संकल्प। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा ना हुआ, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं जातिवाद की जड़ों को काटने का इंतजाम करके जाऊंगा, किया भी उन्होंने। जैसे काशीराम साहब ने कहा कि जिसकी इतनी संख्या वाले उसकी इतनी हिस्सेदारी, उस पर हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और ऐसा कामयाब भी हुआ, बहुजन समाज तैयार हुआ। तो संकल्प बहुत जरूरी है। जैसे आज हम लोग संकल्प में इतने लोग बैठे हैं कि हम पूरी ईमानदारी से संघर्ष करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माननीय साहब काशीराम जी के सपने को पूरा करेंगे। संकल्प, तो संकल्प जरूरी है। और चौथा चीज है समर्पण। जिस समाज में जिस व्यक्ति में त्याग करने की भावना नहीं होगी वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो
यहाँ बैठे, मेरी उनसे निवेदन है कि वो 4 चीजें अपने जीवन में आंदोलन चलाने के लिए, मिशन भी बनने के लिए तय कर रहे हैं। अगर ये 4 चीजें आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप धोखा दे रहे हैं खुद को, मिशन को, महापुरुषों को, और कुछ दिनों में आपकी गलतफहमी दूर हो जाओगे, फिर आप अपने घर में वापस जाके बैठोगे, ये साल आपके खराब हो जाएंगे। ईमानदारी, काम के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, आंदोलन के प्रति संघर्ष, जब भी मौका मिले कभी चूकना नहीं है, संघर्ष को बड़े पैमाने पर करना। संघर्ष से क्रांति जन्म लेती है, संघर्ष से आंदोलन तैयार होता है, आंदोलन ही परिवर्तन करता है। तीसरी चीज संकल्प जरूरी है, और चौथी चीज समर्पण या त्याग। आप इतिहास में याद करो, तथागत बुद्ध कब बने? जब वो राजा थे या जब उन्होंने राजशाही त्याग की? बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ने के लिए थे, पढ़ के आए तब महापुरुष थे, महापुरुष तब बने जब अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। माननीय काशीराम साहब जब क्लास 1 के अफसर थे तब महापुरुष थे, महापुरुष तब बने जब इस समाज के लिए उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, मेरी इस बात पर गौर करना। हम जानवरों जैसा जीवन जी रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मजबूत प्रयास से इंसानों का जीवन जीने का अवसर मिला। और अगर आप गरिमामय जीवन जीना चाहते हैं, इंसानियत का वास्तविक जीवन जीना चाहते हैं, जिसको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिंपल में भी लिखा है, और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक आर्टिकल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिसमें समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा हो, तो उसके लिए बात 3 बड़ी कड़ी। पहली है शिक्षा, दूसरी है धन, और तीसरी है सत्ता। गौर करना मेरी बात पे, क्या क्या चीजें तीन जरूरी है गरिमामय जीवन जीने के लिए? पहले नंबर पे क्या है? दूसरे पे धन, तीसरे पे देखो कैसे बताता हूं। अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको अवसर मिल जाएगा, अवसर मिलेगा तो उसके पास धन आ जाएगा, धन आ जाएगा तो वो ताकतवर हो जाएगा। शिक्षा का रास्ता हमें किसने दिखाया बताओ? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने 1948 में पहली बार स्कूल खोल के हमें मौका दिया, समझ रहे? 1848 में, 1948 में, 1848, ठीक है। उन्होंने 18 स्कूल खोले, क्या वो बहुत बड़े राजशाही थे? लेकिन उनका क्या था संकल्प? क्यों? क्योंकि एक बार ज्योतिबा फुले अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में गए, और जब वो शादी में चले गए तो उनके ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनको अपमानित करके पीट के जो वहां से भगा दिया। जब उनको पीट के भगा दिया तो वो बेचारे नदी में चले गए आत्महत्या करने के लिए। जैसे वो आत्महत्या करने के लिए गए और चिंता करते रहे कि भाई मुझे, मैं आत्महत्या करूं, उनको गिलानी महसूस होती, बेइज्जती महसूस हो रही थी। इस बात को सोचते सोचते दिन निकल गया तो 2 सफाई कर्मचारी वहां उस नदी को सफाई करने के लिए चले आए, और जैसे सफाई करने के लिए चले आए उन्होंने देखा फूले साहब बैठे हुए हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ? फूले साहब रो रहे थे, परेशान थे। उन्होंने अपनी बात बताई, दुख कम हो जाता बताने से कहा जाता। उन्होंने कहा ऐसा मेरा अपमान हुआ तो हंसने लगे। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने मन में मुझे हंसते हुए, उन्होंने जो पूछा मैं हंसते हुए, कहना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, हमारे साथ रोज होता है। तो फिर ज्योतिबा फुले ने आत्मचिंतन किया कि भाई फिर मुझे अपमान महसूस क्यों हो रहा है? तब उनको एहसास हुआ क्योंकि मैं शिक्षित हूं, मुझे समझ आ रहा है कि ये मेरा अपमान, और ये समाज शिक्षित नहीं है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि समाज को शिक्षित करूं जो इस अपमान को समझे। तब उन्होंने अपनी पत्नी को भी पढ़ाया और 18 स्कूल खोले, ठीक है। तो शिक्षा का रास्ता में किसने दिया? ज्योतिबा फुले। 1890 में ज्योतिबा फुले चले गए, 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर आए, और बिना उनको देखे बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अपना गुरु माना। ये था उनका जो कार्य वो करके गए थे उसकी वजह से, समझ रहे? धन में किसे दिखा? धन का रास्ता में किसे दिखा? कोई बताएगा? पुराना नया कोई भी व्यक्ति? चलो, धन का रास्ता दिखाया हमें छत्रपति साहूजी महाराज ने 1902 में जब उन्होंने आरक्षण व्यवस्था लागू की। आरक्षण व्यवस्था, नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई तो हमारे लोगों को अधिकारी कर्मचारी करने का मौका मिला, और जब हमारे
हमारे लोग अधिकारी कर्मचारी बने तब उनके पास तनख्वाह है, तब उनकी जेब में पैसा है, तभी जब सपना कौन देखता है इसकी जेब में पैसे हो। गरीब आदमी क्या सपना देखे बेचारा, समझ रहे हैं? लेकिन गरीब आदमी भी सपना देख सकता है क्योंकि लोकतंत्र है। राजतंत्र में तो नहीं देख सकता क्योंकि वहां तो जो राजा चाहता वही होता है। तो धन का जब कॉन्सेप्ट आया हमारा छत्रपति शाहू जी महाराज से 1902 पहली बार उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की और उनको एहसास कैसे हुआ ये जान, उनको एहसास ये हुआ क्योंकि वो राजा थे कोल्हापुर के, उनके यहाँ ब्राह्मण वो थे मंत्री। अब वो जब नहाने के लिए गए, स्नान करने के लिए, उनके एक भाई थे जो विद्वान थे, विदेश में पढ़ते थे, वो भी आए थे। तो जब वो नहा रहे थे तो वो जो मंत्री जी थे, आचार्य जी थे, वो मंत्रों का जाप कर रहे थे। अब साहू जी महाराज तो उनके मंत्रों का मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन उनके भाई ने उनको पकड़ लिया बोलते हुए। उन्होंने कहा कि ये कैसे मंत्रों का जाप कर रहे हो, इन मंत्रों का मतलब तो ये होता है कि राजा जल्दी मर जाए। ये बात उन्होंने साहू जी महाराज को बताई कि भाई ये तुम्हारा जो पुजारी पंडित मंत्री है ये तो ये जाप कर रहा है। तो उसे पुजारी को बुलाया गया कि भाई बताओ आपने ऐसा जाप क्यों करा। उनका शूद्रों को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं, जितना जल्दी शूद्र जो राजा बना वो मर जाए उतना ही प्रदेश की भलाई, उतनी राष्ट्र की भलाई। तब उनको एहसास हुआ कि वो तो शूद्र है। जब उनको एहसास हुआ इस अपमान का कि राजा बनने के बाद भी ये लोग मान हमारे मरने की जो है चेष्टा कर रहे हैं, इनको हमारे कर्म से कोई मतलब नहीं, तब उन्होंने इस बात का पालन किया कि सामाजिक न्याय लागू होना चाहिए, जो वंचित वर्ग को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। दो चीजें होगी। तीसरी सत्ता, सत्ता नहीं है दो महापुरुष। एक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान दिया, जिसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें नौकरियों का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें और तमाम तरह की सुविधाएं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का जब ये बनाने गए, पूरा संविधान के रूप में जब ये ब्लूप्रिंट बनाने गए, उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा कि जाओ अपनी घर के दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक। लोगों ने मन में सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर कैसी बात कर रहे हैं, हमारे तो घर भी नहीं। घर बने तो लोगों को समझ आए कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या करेंगे। उनका यह विश्वास था कि आने वाले कल में जब शिक्षा हमारे लोग लेते तो समझेंगे कि वोट का अधिकार कितना ताकतवर, वोट से क्या निर्माण होता है, वोट की रक्षा कैसे होती है, वोट का गलत वोट का परिणाम क्या होता है। ये बात उनको एहसास था कि लोग पढ़ लिख के समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब एक रहबर जो 32 साल के थे, डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे, पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर को जाना, उनकी जयंती के अवसर पे मान्यवर देना माना वाले की छुट्टी की मांग कर रहे थे। तब उन्होंने जाना कि डॉक्टर अम्बेडकर भी कोई है, और जब उन्होंने एक बार उनकी एक किताब पढ़ी, एक रात में 3 बार नेशन ऑफ कास्ट, तो वो रो पड़े, उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। अब आप मुझे बताओ, एक शख्स जो एक बार में बाबा साहब को समझ लेता है एक रात में, और ये इतना बड़ा समाज जो है 60 साल से बाबा साहब को 70 साल से नहीं समझ पाया, गलती किसकी? उस शख्स की। ये हम लोग नौकरी तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनका साथ नहीं दे सकते। फिर हम ये सोचते हैं कि हमारा मूवमेंट आगे बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा बताओ भाई? जो मूवमेंट रुक गया है, जो मूवमेंट गड्ढे में लग गया, उसको निकालना पड़ेगा ना। सोचिए आपकी गाड़ी रुक गई है और वो फंस चुकी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा बल लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए, ज्यादा लोगों को सहारा देना पड़ेगा। एक और देश की भाषा समझाता हूं। एक नया छप्पर बनता, छप्पर बनते हैं, कितने लोग समझते हैं छप्पर? हाथ बराबर। जो लोग छप्पर नहीं समझते बताओ छप्पर को क्या कहते हैं? यहाँ हमारे वो फूस वाली छत, समझ रहे हो ना? जब नया चलता है तो 2 आदमी भी उसको डाल देते हैं ना, बैठ के ऊपर रस्सी से बांध के। अच्छा अगर कोई छप्पर गिर जाए तो 2 आदमी उठाने में ज्यादा आदमी चाहिए। हाँ, उस समय उसका भार संभालने के लिए ज्यादा आदमी की जरूरत होती, तब वो उठता। तो मैं आपसे कह रहा था कि फिर माननीय काशीराम साहब ने एहसास कराया, और वो 4 बातें मैंने आपको बताई थी, ईमानदारी, संघर्ष, संकल्प और त्याग, ये कॉन्सेप्ट पूरे ले गए। अब आप चेक कीजिए कि आपके आज के नेताओं में और काशीराम साहब जिन आदर्शों पे नेता की बात कर रहे हैं उनमें कितना फर्क है। उन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी कोई संपत्ति नहीं बनाऊंगा, क्योंकि नेता संपत्ति बना लेते हैं,
बाद में सीबीआई के इनकम टैक्स वाले को घेर लेते हैं, समाज में रोता है, नेता समझौता कर देता है। समझ रहे? उन्होंने कहा मैं आज के बाद परिवार को भी समाज समझूंगा, मेरा परिवार से आंदोलन कोई लेते हैं, लेकिन आज के नेताओं को अपने भाई भतीजों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाना है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी बनाना है। वो ये कहते हैं आंदोलन चला लेंगे, आप बता दो कि आंदोलन चला लेंगे नहीं चला लेंगे। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने परिवारवाद का विरोध किया, उन्होंने अयोग्यता का विरोध किया, उन्होंने समाज के लिए घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, संघर्ष किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उनके जैसे हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकता, एक के जैसा दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि उस समय साधन करते तब जवाहरलाल काशीराम साहब साइकिल के जरिए पूरे देश में घूम के उस आंदोलन को इतना मजबूत करके चले गए। आज तो हम पे साधन है, यहाँ बैठे हुए 20 लोगों को कम से कम 4 मिनट गाड़ी होगी। आज तो हमारा मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, जब उनके नहीं आए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उनके आंदोलन को चला रहे। तो 2 चीजें उनको साथ हो गई। तीसरा सवाल क्या था, आगे वाले बोले तुमको भी सुनना पड़ेगा, समाज कुछ बता दो, तो समाज सुन लो और गौर करो उसमें। आज प्रेस में बैठे हो, कुर्सी में बैठे हो, ये अधिकार दिए बाबा साहब अम्बेडकर, वरना जमीन पे भी नहीं बैठने देता था कोई, दिन के उजाले में निकलने नहीं देता था कोई। समझ रहे हो? ये भारतीय इतिहास है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकती। समझ रहे हो? तो इसके लिए अगर आपको सामाजिक आंदोलन आगे बढ़ाना है तो आपको सामाजिक जानकारी जरूरी। आप अपने मन से सोचो, अगर आपने ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ा तो बताओगे क्या समाज में? अगर आपने डॉक्टर अगर आपने पेरियार को नहीं पढ़ा तो बताओ क्या समाज में? जब आपने सामाजिक महापुरुषों को नहीं पढ़ा तो सामाजिक आंदोलन कैसे चलेगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक किस्सा भी आपके सामने शेयर करूंगा जब मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि समाज गैर जिम्मेदार है और गैर जिम्मेदार आदमी को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, यह भी हमारा मानना है। सोचिए, कोई व्यक्ति फोर्थ क्लास का एम्प्लॉय है, डी ग्रुप का एम्प्लॉय है, उसको डीएम बना दिया जाए, क्या वो डीएम का काम कर लेगा? बताओ, डीएम का काम कर लेगा? तुम्हारा डीसी कहता है ना, अगर किसी सिपाही को डीसी बना दिया जाए तो क्या डीसी का काम कर लेगा? नहीं कर सकता। इसी तरह से देखो, सामाजिक मान्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ आ जाए। हम ये जानते हैं शराब नुकसान देती है, जानते नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो, एक हाथ खड़ा करो, मैं बाहर निकलवा दूंगा जो लोग हाथ सच को सच कहेंगे, या फिर मुझे बाहर नहीं करो। कितने लोग मानते हैं शराब फायदेमंद है? हाथ खड़ा करो जरा, गलत से कोई लगे नहीं लगे, भेड़ों से कोई लगे नहीं, जो सारा लगे लगे। क्या करें? पूछा तुम शराब हानिकारक होती तो आप ऐसे बैठे उतर के, ये क्या बात है? सर क्लियर नहीं आ रहा था आवाज, है क्लियर सर आवाज नहीं आता था। और मैं क्या करूं उसके लिए? बताओ, झारखंड के लोगों को बुरा भला करूं, क्या करूं? बताओ, ये मैं माइक लाया घर से, सबसे क्या सुन रहे हो लोग जो ये समझ नहीं आते? सर नहीं आया, सुनाई नहीं। इसको बराबर वाले का फोन नीचे करवा के ध्यान करो तो समझ आ जाए। ये बताओ, कितने लोग ये मानते हैं कि शराब हानिकारक होती है सेहत के लिए? हाथ खड़ा करो। ये सर क्लियर था। बहुत अच्छे, समय कम है यार। आज आप ये बताओ, जब शराब हानिकारक होती है और ज्यादा लोग इस बात को मानते हैं, फिर लोग शराब क्यों पीते हैं? यानी कि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो, पता है कि ये खराब है, फिर भी पीते हैं। कितने लोग जानते हैं कि गुटखे से, तंबाकू से कैंसर होता है? गुटखा बहुत अच्छी बात, नीचे करो, फिर भी लोग खाते हैं। कितने लोग जानते हैं कि हमारे महापुरुष महिलाओं की इज्जत करना सिखा के गए, उनको समान अवसर देना सिखा के गए? बहुत अच्छे। फिर भी हम अपनी बेटियों के साथ पार्टनरशिप करते हैं, बेटे को खूब पढ़ाते हैं, बेटी को कहते हैं जब वो पैदा हो जाती है इसके लिए पैसे जोड़ने, इसकी शादी करा देते हैं। हम अपने महापुरुषों का मानते हैं ना? कितने लोग जानते हैं कि दहेज के नाम पे परिवार टूट जाएगा सामने वाले का, फिर भी हम लोग को दहेज चाहिए? मानते नहीं मानते? कितने लोग ये मानते हैं कि इस मंच पे महिला पे होनी चाहिए थी, क्यों नहीं बिठाई गई? क्योंकि हमने गलती करने का ठेका हमने तो ले रखा है। मेरा कहना ये है, देखो समाज गैर जिम्मेदार है। आप गांव बस्ती में जाओ, हमारे लोग काम करने के बजाय ताश खेलते नजर आएंगे।
इतने महापुरुषों के समझाने के बाद भी तमाम तरह के अंधविश्वास पाखंडवाद में डूबे नजर आएंगे, लूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, फिर भी बनते जाएंगे, जूता खाएंगे फिर भी जो है मंदिर जाएंगे। मैं बात क्यों कह रहा हूं कि समाज गैर जिम्मेदार है। ये गैर जिम्मेदार समाज को जिम्मेदार बनाना, उसके लिए काशीराम साहब कैडर शुरू करके गए थे। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, झारखंड के लोग तैयार हो जाओ। मैं विधानसभा में जाके थे, विधानसभा पूरे झारखंड में मैं 162 दिन घुमाया और हर विधानसभा में 2-2 बार कैडर कराऊंगा। आप लोग तय कर लो कि हमें इस आंदोलन को खड़ा करना 100% 162 दिन घुमाया। अगर आप कुर्सी लोगे तो कुर्सी बैठने कराऊंगा, आप खड़ा करके लोगे तो खड़ा करके कराऊंगा। अगर आप कहोगे जमीन पे बैठते रुक खा करना कैडर तो वैसे भी कराऊंगा, लेकिन आप मन बना। काशीराम साहब कहते हैं तमन्ना का सच्चे तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना का झूठे तो बहाने 1000 होते हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कब तक मैं आपको महापुरुषों का सुनाता रहूंगा। भाई मैं भी तो कुछ कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ एक कहानी कैडर में काशीराम साहब सुनाया करते थे। इस कहानी पर गौर करने का मेरा काम हो जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि भाई मेरे पास ज्यादा जिम्मेदारी है। मुझे यहाँ से जाने के बाद चंदौली जाना है, फिर उसके बाद मुझे राजस्थान कैडर कैंप में जाना 2-3 दिन के, फिर उसके बाद मुझे वहां से तत्काल कैडर कैंप में जाना है। आदमी तो एक हूँ, मान्य राष्ट्रपति जी जिम्मेदारी बांटते रहते हैं और जो हमारे सीनियर साथी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर समाज तैयार नहीं हो क्योंकि हम 2 या 4 थे मिलकर कुछ नहीं कर सकते। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी का, नानूराम जी का, मधुसूदन जी का और साथियों का जिन्होंने प्रयास किया, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष जी का, कि उन लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया। आप सबका भी धन्यवाद। आप आए। देखो एक कहानी कैडर में काशीराम साहब सुनाते थे, मुझे विश्वास है कि जितनी बातें मैंने समझाई आपकी समझ में आई और ये बात भी आपकी समझ में आ जाएगी ये कहानी के माध्यम से, क्योंकि हमारे लोग कहानी पर बड़ा भरोसा करते हैं, तो शायद आपकी समझ आ जाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।